में भी एक्सपोर्ट किया है, आई थिंक यू हैव डन विद टू कंट्रीज, तंजानिया एंड द अदर कंट्री, तो उसमें भी मार्जिन्स आर हायर इन द एक्सपोर्ट मार्केट. यस, डेफिनेटली मार्जिन्स आर हायर इन एक्सपोर्ट मार्केट. यहाँ से इंडिया से डबल मार्जिन हो जाती है, तो उसका इफेक्ट तो आता ही है. क्योंकि आप दूर जाते हो, अगर आप दूर जाने के बाद में आपको यही मार्जिन पे काम करना मिले तो क्यों करेंगे ना. करेक्ट. तो हम तो यही काम करेंगे. एक्सपांशन में हम वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन अफ्रीका. हम जितने डेवलपिंग नेशंस हैं तो सारे डेवलपिंग नेशंस में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है. तो हम सारे डेवलपिंग नेशंस में, इसमें अफ्रीका आ गया. डेफिनेटली अफ्रीका इज अ मेजर कॉन्टिनेंट जहाँ अराउंड 54 कंट्रीज है. इसके अलावा ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जहाँ हम जाना चाहते हैं. तो जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे हम जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू अ सैचुरेटेड मार्केट जैसा यूएस यूके सैचुरेटेड मार्केट है. वी आर नॉट गोइंग ऑन, नॉट टारगेटिंग ऑन दैट. अपना प्रेजेंस पैन इंडिया में, सपोज वी आर आई थिंक इन 15 स्टेट्स एंड महाराष्ट्र बीइंग द डोमिनेंट वन, so how do you foresee के how do we get more into pan India from here? यस, तो आज हमारा डेफिनेटली महाराष्ट्र में ज़्यादा फोकस है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि बिजनेस भी हमने महाराष्ट्र से शुरू किया था. और अगर आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव लैंडस्केप जो है इंडिया का, तो उसमें से 33% जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो महाराष्ट्र में ही है. बचा हुआ 66% अलग अलग स्टेट्स में है. तो उसके कारण आपको कंसंट्रेशन दिखेगा. महाराष्ट्र के बाद में कोऑपरेटिव में आपको गुजरात दिखेगा, देन कर्नाटक दिखेगा, देन यूपी दिखेगा. तो कोऑपरेटिव में डेफिनेटली कंसंट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र में है. बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड आवर बिजनेस इनटू गवर्नमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साइबर सिक्योरिटी. तो डेफिनेटली दैट विल बैलेंस द यू कैन से सेल इन अदर स्टेट्स एज वेल. तो हमारा टारगेट है कि हम 20 से 25 स्टेट्स में और अभी जाए, 15 से और 10 स्टेट्स उसमें ऐड करें. और वी आर आवर टीम इज डिस्कसिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स. तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. 33% of the cooperative banks of India are in Maharashtra. Yes. So definitely we cater to cooperative banks. Yes. So वो client वो होना ही है वो कि होना ही, वो महाराष्ट्र में दिखेगा presence ही है. आपको, दिखेगा ही. Hello everyone. Today we are meeting a company called Virtual Galaxy. Their IPO is ongoing currently from the 9th of May to the 14th of May. So Virtual Galaxy is basically into the IT domain, and it provides services like core banking solutions, loan origination systems, VPay, that is digital payments. So this is into the IT domain. The company has been in the business since the last 27 years. Today we have Avinash Shendeji, the chairman and CFO of Virtual Galaxy. We'll dive more into it, we'll understand the business prospects, and let's get into it. Welcome to another episode of our podcast series. Today we have Avinash Shendeji, the chairman and CFO of Virtual Galaxy. So let's get into it. Avinash sir, welcome to Sovereign, and thank you for participating for our podcast. Sir, can you take back us to 1997 जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, एंड आप वर्चुअल गैलेक्सी कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? Yes. थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये जो जर्नी है, ये जर्नी हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, माई सेल्फ एंड सचिन, वी आर द को फाउंडर्स. सो वी मेट आफ्टर 10th. देन वी स्टार्टेड डूइंग आवर पॉलिटेक्निक. हम क्लासमेट थे, पॉलिटेक्निक किया, फिर इंजीनियरिंग किया साथ में. उसके बाद में हमें ऐसा लगा कि बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस थे. वैसे देखा जाए तो हम यार फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, टिपिकल मराठी फैमिली वेयर बिजनेसेस तो कभी होते ही नहीं. तो वहाँ से हमने शुरू किया, बट हिम्मत की हमने. और इंजीनियरिंग के बाद में इमीडिएटली हमने कोई जॉब न करते हुए डायरेक्टली बिजनेस शुरू किया. सो लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर डेफिनेटली, क्योंकि हमने शुरुआत भी जो की तो तब तो नागपुर टायर 3 सिटी होता था, तब हमने किया. और वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है और कोई मुंबई और पुणे को सॉफ्टवेयर दे सकता है, ये किसी को वैसे भी पटता नहीं था कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है ऐसा. वहाँ से वो माइंडसेट से हमने शुरू किया. कैपिटल की बहुत सारी कमी थी, कैपिटल था नहीं. तो जो कैपिटल आता रहा, जो काम करते रहे, उसी को इन्वेस्ट कर करके हमने यहाँ पे आए. देन 97 वी हैव ऑफिशियली स्टार्टेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और तब हम 2 ही लोग थे, फिर थोड़े थोड़े बढ़ते रहे. आज वी आर अराउंड 300 plus people in the company who are meticulously doing all the servicing job for the
वेरियस इंडस्ट्रीज, बैंक्स एंड अदर कंपनीज। तो ये शॉर्ट में ये थोड़ा जर्नी है, Correct. इसको अगर ब्रीफ अगर लेके जाए तो काफ़ी बढ़ सकता है। Correct. तो इन शॉर्ट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द Fair वर्चुअल enough. गैलेक्सी। Sir, 2 decades into the business, तो आपने सारा पूरा आईटी का बूम भी देखा है, 2001 का भी आईटी का बड़ा बूम था टिल नाउ। सर, लास्ट 2 decades में व्हाट आर द डिफाइनिंग माइलस्टोन्स दैट वर्चुअल गैलेक्सी हैज अचीव्ड टिल नाउ? सो देखिए, हम हमारी जो जनरेशन है अभी, हम्म। आई एम 71 बॉर्न, तो उसमें ना जब हमने शुरू किया था, जब कर रहे थे, तब टेक्नोलॉजी बहुत ही उसके इनिशियल स्टेज में थी। जब हमने कंपनी शुरू की तब ना जो डिस्क बेस्ड सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, डॉस बेस्ड सिस्टम बोलते हैं उसको, उस पे टेक्नोलॉजी चलती थी, वो फ्लॉपी चलती थी, जिसमें वो फ्लॉपी भी 360 केबी की होती थी फ्लॉपी। पीसी में मतलब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं होती थी, आपको उसमें ही कम करना था। वहाँ से हमने शुरुआत की है उस ज़माने से। तो अभी हमने कैसा है कि पहले डॉस बेस्ड सिस्टम था, देन विंडो बेस्ड सिस्टम आया, देन आपका कनेक्टेड सिस्टम आया। पहले विंडो आया तो कनेक्टेड भी नहीं था, वो फिर कनेक्टेड सिस्टम आया, देन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम आया, अभी एआई आ रहा है। तो दीज़ आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन थ्रू। तो ये सारे टेक्नोलॉजी के इसमें से हम गए, हमने जिस वक़्त जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट थी, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके लोगों को सॉल्यूशंस दिए, सो दैट लोगों को सॉल्यूशंस जिस वक़्त जो चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हमने उनको प्रोवाइड की। इसीलिए आज भी हमारे पास में जो क्लाइंट्स हैं, वो 20-20 साल से हमारे पास में क्लाइंट्स हैं, और क्लाइंट्स आर वेरी स्टिकी इन नेचर। एक बार हमने अगर क्लाइंट को एक्वायर किया है, उसको हमारा प्रोडक्ट बेचा है, तो उसको हमने जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दिए, तो इसीलिए वो हमारे साथ में है। हमारा चर्न रेशियो इज लेस देन 2%। कोई अगर गलती से भी गया होगा तो बहुत ही है। अदरवाइज हम हमारे क्लाइंट को, हम दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक तो हमारे क्लाइंट को जिनको हम प्रोडक्ट देते हैं, और दूसरे हमारी जो है एम्प्लॉइज। ये दोनों ही लोग हैं जो इम्पोर्टेंट है। हमारा एम्प्लॉय जो है वो ब्रेन बिहाइंड द सिस्टम है, वो सब काम करता है। रियल असेट अगर आप कोई बोलेंगे कंपनी के, तो एम्प्लॉइज आर अवर रियल असेट्स, बाकी सब तो बैलेंस शीट का खेल है। करेक्ट। तो ये सब है। करेक्ट। तो सारी जनरेशंस हमने देखी है, सारे जनरेशंस के सॉफ्टवेयर हमने माइलस्टोन्स के थ्रू आप अगर देखेंगे, तो उस स्टेज पे हमने डेवलप करके कस्टमर्स को दिए। दैट इज अवर यूएसपी, यू कैन से। सर, गेटिंग इनटू द कंपनीज ऑफरिंग्स, जो प्रोडक्ट और ऑफरिंग्स वर्चुअल गैलेक्सी ऑफर करता है, सो बेसिकली ई बैंकर, आईबीएस, ईआरपी, वीपे, ये सारी चीज़ें आप एक थोड़े लेमन टर्म्स में समझा सकते हो कि बेसिकली कौन से सेगमेंट में वर्चुअल गैलेक्सी ऑपरेट करता है? यस। तो वर्चुअल गैलेक्सी मेनली एज ऑफ नाउ बीएसएफआई बीएफएसआई सेक्टर में काम करता है। उसमें जैसा आपने बोला, ई बैंकर इज अ कोर बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे आपका बैंक का पूरा जो इकोसिस्टम है, बैंक का पूरा जो काम होता है, एंटायर, राइट फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग टू द ट्रांजेक्शन हैपनिंग। आप एटीएम पे भी जाते हो तो ट्रांजेक्शन्स होता है 24/7, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एवरीथिंग हैज बीन कैप्चर्ड विद इन द सिस्टम। तो विदाउट कोर बैंकिंग सिस्टम बैंक चल नहीं सकता आज की करेक्ट। तारीख में। दैट इज अ वेरी वेरी कोर प्रोडक्ट। वो एक हमारा ई बैंकर एज ए कोर बैंकिंग का प्रोडक्ट है, विच इज़ अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। हमारे पास में आज के तारीख में 100+ क्लाइंट फॉर ई बैंकर के लिए हमारे पास में है। वाह। इसके अलावा उसको बैंकिंग का जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम में आपको कोर बैंकिंग के साथ साथ में डिजिटल पेमेंट भी देना पड़ता है। तो वी हैव अ प्रोडक्ट फॉर डिजिटल पेमेंट, दैट इज वीपे। तो वीपे आपको सारे डिजिटल पेमेंट के चैनल्स इनेबल करके देता है। उसमें आपका यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, देन आपका एटीएम ट्रांजैक्शंस हो गए, देन पॉज मशीन्स हो गई, ई कॉम हो गया, पेमेंट गेटवे हो गए, सारे चीज़ों को इनेबल करता है। बिल पेमेंट सिस्टम्स हो गए, ये सारे चीज़ों को इनेबल करके बैंक को हम सॉल्यूशन देते हैं, बैंक उनके कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं। तो ई बैंकर हमारा स्टैंड अलोन भी चल सकता है, और हम उसको बैंक के मोबाइल बैंकिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर देते हैं, सो करेक्ट। दैट बैंक उनके कस्टमर्स को कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दे पाए। करेक्ट। सो बेसिकली सीबीएसएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोई भी कॉर्पोरेट बैंक में सपोज कोई भी कस्टमर जाएगा तो उधर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन बैंक वाले, वो आप ऑफर करते हैं यस, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट टिल एनी सर्विस दैट इज यस, रिक्वायर्ड इन बैंक्स, वो सारी आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। यस, यस, करेक्ट। यस, करेक्ट। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस। सॉल्यूशन, हाँ। करेक्ट। गॉट इट। और सर, आपने जैसे बोला कि मैंने एक और चीज आपके डीआरएच में पढ़ी थी कि सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर चीज है, सैस, सेल ऑफ सैस एक पर्टिकुलर चीज है, जिसमें सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से आपका कुछ 43% का बाइफरकेशन है टुवर्ड्स योर रेवेन्यू, सैस की तरफ 40% है।
तो आप ये समझा पाएंगे कि क्या होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सेल ऑफ सैस, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? यस। तो जब आप सास बोलते हो तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो सर्विस। जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैसा होता है कि जो छोटी बैंक्स है, जो बैंक एक साथ आपका लाइसेंसिंग कॉस्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाती है, हम्म। उनको हम एक मंथली बेसिस पे सॉल्यूशन देते हैं, हम्म। जिसमें उनको मंथली बेसिस पे हम बिलिंग करते हैं। वो उसका प्राइमरी फैक्टर जो है कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हम्म। दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस इनटू एक्स अमाउंट ऑफ द करेक्ट। कॉस्ट, इसके हिसाब से हम उनको सॉल्यूशन देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैंक को एक फिक्स कॉस्ट रहती है थ्रू आउट द ईयर, हम्म। तो हम उनके साथ में 5 साल के 7 साल के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो देते हैं। दूसरा एक सॉल्यूशन है जहाँ पे हम हमारा पूरा लाइसेंस बेच देते हैं। हम्म। तो लाइसेंस की कॉस्ट हम वन टाइम कॉस्ट ले लेते हैं, करेक्ट। और फिर आप उसमें ओ एन दूसरे एम। साल से मेंटेनेंस की कॉस्ट उनसे लेते रहते ओके। हैं। तो दैट मेंटेनेंस कॉस्ट आल्सो ऐड इनटू योर रिकरिंग बिजनेस, वो आपका एन्युटी बिजनेस होगा। एन्युटी में आता है। तो आपका लाइसेंसिंग सेल हो गया पूरा। हम्म। तीसरा हमारा एक हाइब्रिड मॉडल है जहाँ पे हम टोटल इकोसिस्टम दे देते हैं, जैसा कि हमने सीबीएस सॉफ्टवेयर दे दिया, आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम दे दिया, उसको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दे दिया, साइबर सिक्योरिटी दे दिया, उसको डेटा सेंटर दे दिया, उसको डिजास्टर रिकवरी दे दिया। ये एंटायर मॉडल हम उनको बैंक को दे देते हैं, 5 या 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें से आपको उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट हो जाता है। और वो एक अनदर हाइब्रिड सास मॉडल है जहाँ पे एंटायर इकोसिस्टम एज अ सर्विस हम देते हैं उनको। ओके। गॉट इट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे इसमें आता है, दैट गोज फ्रॉम परचेसेस एंड दैट गेट कैपिटलाइज्ड इनटू आवर बैलेंस शीट। गॉट गॉट इट। सर, ई ऑटोप्सी एक वेरी नीश प्रोडक्ट इज टुवर्ड्स, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसके बारे में इफ यू कैन हाईलाइट समथिंग ऑन दैट। यस। तो ई ऑटोप्सी बेसिकली ये आप हम थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट पे भी कर रहे हैं हम्म। बीएफएसआई के साथ साथ में, तो वी हम्म। आर विलिंग टू इंक्रीज दैट रेवेन्यू आल्सो। तो ई ऑटोप्सी ऐसा है कि हमें आइडिया इसलिए आया कि काफ़ी सारे लोगों को परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। वो जो आपका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होता है वो मैन्युअली लिखा रहता है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है, जिसके हम्म। कारण जो बाय एंड लार्ज सोसाइटी है, उस सोसाइटी को परफेक्ट, जब भी जो जो भी विक्टिम होता है उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उसको हमने डिजिटाइज़ किया है प्रॉपर वे से। तो उसमें हमने एआई फीचर्स डाल दी है जहाँ पे आपका जब भी प्रोसीजर होता है उसी वक़्त आप वॉइस के साथ में वो रिकॉर्डिंग करें, ताकि डॉक्टर के पास तो टाइम नहीं होता ना वो लिखे भी और ये भी करे, तो हमने वॉइस रिकॉग्निशन उसमें दिया है। देन काफ़ी सारे इंश्योरेंस क्लेम होते हैं जो इसके कारण सेटल नहीं होते, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हेल्पफुल हो जाता है। काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें नहीं होती तो है। आप तो ये गवर्नमेंट। सारा मतलब सोसाइटी को बेनिफिट मिलने के करेक्ट। हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, व्हिच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू द वेरियस So मतलब you सोसाइटी ऑफ you all इंडिया। will tie up with government hospitals? Definitely, we Okay. have already done the POC at government hospital at Nagpur. Now we are discussing with various state governments to implement this statewide into their government hospitals. करेक्ट। और वो भी सेम होगा कि वन टाइम आपने वो दे, हाँ, या दैट फिर दैट एंड विल देन बी, रिकरिंग? यस, उसमें दोनों मतलब फ्लेक्सिबल मॉडल इज़ रेवेन्यू मॉडल इज़ पॉसिबल। ओके। हम ऐसा भी ले सकते हैं कि एक साथ हम गवर्नमेंट को दे दें कि ये लाइसेंस कॉस्ट हो गया एंड देन मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी देयर। और अदरवाइज इफ गवर्नमेंट वांट्स टू हैव ऑन सॉफ्टवेयर सास मॉडल, तो वैसा भी हो सकता है कि वेयर इन्वेस्टमेंट विल बी डन बाय अस एंड विल गिव ऑन मंथली बेसिस चार्जेस और पर केस बेसिस चार्जेस। तो उसका अलग अलग रेवेन्यू मॉडल है। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल ऑन रेवेन्यू मॉडल, जिसको जो फिट होता है वो रेवेन्यू मॉडल हम उसको करेक्ट। ऑफर करते हैं। अल्टीमेटली बिजनेस इज द ऑब्जेक्टिव। फेयर एनफ, फेयर एनफ। सर, एक और सेगमेंट है VCOC, दिस इज व्हिच इज इनटू साइबर सिक्योरिटी, एंड साइबर सिक्योरिटी इज वेरी अपकमिंग इन टुडेस वर्ल्ड, सो व्हाट स्टेप्स आर यू ऑल टेकिंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट? So you rightly say cyber security is very very important because everything is data driven now, हम्म। and data is very critical, data is very important. हम्म। एंड अगर आप देखेंगे तो हर दिन लाखों अटैक आपके सिस्टम पे होते रहते ओके। हैं। उनको ये करना, उनको टैकल करना, उनको एलिमिनेट करना इज द टास्क। उसके लिए लोगों के पास में प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है, जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है वो फॉरेन बेस्ड कंपनीज के हैं। सो वी हैव एंटर इनटू दैट, or since we are primarily dealing into the BFSI segment where data is very very critical because आपका सारा पैसा बैंक में रखा है, अगर बैंक हैक हो जाता है तो क्या हो जाएगा। तो काफ़ी बैंक की तरफ से हमें डिमांड आई कि नहीं भैया आप अच्छा साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन हमको दो, इसीलिए हम ये स्पेस में आए। और ये सिर्फ अभी बैंक के लिए नहीं है, तो सारे मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स है, बैंक्स है, इंडस्ट्रीज है, सबके लिए ये प्रोडक्ट है।
बट अभी हमारा फोकस फिलहाल बीएफएसआई सेगमेंट और गवर्नमेंट सेगमेंट पे है, जहाँ हम साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं। और मार्केट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, जो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। तो और इससे कंपनी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी टू अचीव कंपनीज टारगेट इन फ्यूचर। उसका सर कमर्शियल स्टार्ट कब तक टारगेट कर रहे हैं? ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड You started it. पिचिंग द प्रोडक्ट। Okay. And this in this particular year, you see that business Yes, growing. definitely that will add revenue to company. Fair enough. Okay. दूसरी चीज सर, like what's the secret of maintaining the client base? Because as you said कि 20 साल से आपके clients हैं, and in a BFSI space is very competitive, and e-governance में भी है, ERP भी में है. So how are you maintaining like this type of relationship with all your clients? Yes. See, देखिए, क्लाइंट को क्या चाहिए आपको ये समझना पड़ेगा। क्लाइंट को चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में अच्छी सर्विस। अगर ये 2 चीज़ें आप देते हो क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपके साथ में रहेगा। तो हमारा फ़ोकस जो है सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, सिर्फ़ प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ़ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होके भी नहीं चलता। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो बिकता नहीं है, नहीं बिकता, क्योंकि वो उसको बाद में वैसे सर्विस नहीं दे नहीं सकते। दे तो पाते। हमने ये चीज़ों का ब्लेंड करके, हमने हमारे टीम को ये पूरा पहले दिन से बताया है कि नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड फोकस ऑन सर्विसेज। तो ये है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको राइट टाइम पे राइट टेक्नोलॉजी उनको मिलनी चाहिए। अगर क्लाइंट को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी सर्विस मिल रही है और राइट टाइम पे राइट टेक्नोलॉजी मिल रही है। आज आप एआई का मतलब ये है, आप एरा है और आप बोलोगे कि नहीं मैं आपको पुराने एरा का सॉफ्टवेयर देता हूँ, तो करेक्ट, नोबडी विल कोई गोइंग टू नहीं बाय लेगा। फ्रॉम यू। जब आप कस्टमर को उस जनरेशन का सॉफ्टवेयर दे रहे हो, उस जनरेशन की सर्विस दे रहे हो, तो आपके साथ में रहा रहेगा। ये हमारा मंत्र है, क्वालिटी, quality of the product, quality of the service, and latest product which based on the current technology and current trends. So करेक्ट। this is the success. और दूसरी चीज, कितना रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम न्यू क्लाइंट्स? मतलब अगर आप देखोगे तो आपकी जर्नी, आई अंडरस्टैंड के 20 इयर्स से भी ऊपर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आपके पास, बट न्यू एडिशन में कुछ सर परसेंटेज अपने पास है कि हाउ मच यू एडिंग एवरी ईयर? हाँ, एक देखिए, हर साल 5-7 क्लाइंट भी ऐड हो गए तो इट्स मोर देन मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज़ हर क्लाइंट आपको सालों की रिलेशनशिप लेके आता है। अगर आप देखोगे, आपकी भाषा में टर्म है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, तो लाइफ टाइम वैल्यू आप निकालेंगे तो उसको 25-50 साल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी अच्छी वैल्यू है लाइफ टाइम वैल्यू उसकी। और हमने वो मेंटेन की है कस्टमर्स को। तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छा एंड आई थिंक मोर देन 30% ऑफ बिजनेस इज फ्रॉम न्यू क्लाइंट्स इन दिस पर्टिकुलर दिस। 30% और स्लाइटली मोर देन दैट इज़ ओके, फ्रॉम द न्यू फ्रॉम द न्यू। कस्टमर। यस, यस। नाइस, करेक्ट। सर थोड़ा फाइनेंशियल्स का भी समझना था कि इन FY23 वी डिड 50 crores ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद नाउ विद इन 2 years, 9 months FY25 वी हैव डन 101 crores। सो व्हाट्स द फैक्टर दैट्स ड्राइविंग दिस पर्टिकुलर ग्रोथ? यस। तो ये सबसे पहले तो मतलब आप कैसा है कि अगर आप थोड़ा-सा देखोगे, एक आपका एक्स्पोनेंशियल ग्राफ होता है। हम्म, एक्स्पोनेंशियल ग्राफ में कैसा होता है, पहले आप ऐसा पहले कम-कम होता है, बाद में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हम्म, होती है। तो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। वो ट्रिगर पॉइंट के हिसाब से अभी हमने हमारे पास में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी सर्विस है, हमारा नाम मार्केट में बहुत अच्छा है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। तो ऑल दीज़ फैक्टर्स हैव ट्रिगर्ड इट। और हमने मार्केटिंग पे अच्छा फ़ोकस किया, हमारी मार्केटिंग की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने अच्छे सारे लोगों को, क्लाइंट्स को कन्विंस करके लाया है। देन एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। ये सारे मिले-जुले फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वही फैक्टर है कि आप अगर बोलेंगे कि पहले 25 साल में नहीं, तो मेरा एक्सप्लेनेशन वही रहता है कि इट्स एन फेयर इनफ। ग्राफ। अगर आप देखेंगे एक्स्पोनेंशियल कि कैसे होता है, वो तो एक उस टाइप इन्फ्लेक्शन से पॉइंट आ हाँ, गया एक है आपका, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है जिसके उधर से कारण ग्रोथ आपको आ अभी रही है। ग्रोथ दिख रही है। और सेम चीज in your EBITDA and PAT also, we यस, can see a massive rise in यस, in the last 2 years. यस। So तो वही फैक्टर्स है सारे, जिसमें से आपकी कॉस्ट आपको सेल अच्छा आया, कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो hmm, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। देन परचेसेस कम हो गए, दैट इज़ अनदर फैक्टर। और आपका रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो बढ़ hmm. गया। उसके कारण ये सारे फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं कि आपको एबिटा और आपका पैट बढ़ाने के लिए। And sir, आपने अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट किया है, as in you all have done with 2 countries, यस, Tanzania and the other यस।
other country. तो उसमें भी margins are higher in the export market. यस यस डेफिनेटली मार्जिन्स आर हायर इन एक्सपोर्ट मार्केट। यहाँ से इंडिया से डबल मार्जिन हो जाती है तो उसका इफेक्ट तो आता ही है, क्योंकि Okay, आप दूर जाते हो, अगर आप दूर जाने के बाद में आपको यही मार्जिन पे काम करना मिले तो क्यों करेंगे ना, correct, तो हम तो यही काम करेंगे। correct. तो उससे जब तक मार्जिन अच्छी नहीं होती तब तक हम उसमें जाते नहीं। दूसरी चीज़ है, जब तक हमको वहाँ से पैसे मिलने का एश्योरेंस नहीं आता तब तक हम वो प्रोजेक्ट में एंटर नहीं होते। Yeah, so तो my next question वही था कि risk भी बहुत हाँ, ज़्यादा है, तो तो रिस्क how do में you mitigate it? हम रिस्क कैसे मिटिगेट कर रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, या और कोई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल हो या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट के साथ में हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ आपको 100% एश्योरिटी है कि आपका पेमेंट मिलेगा। वी आर ओनली अंडरटेकिंग दोज प्रोजेक्ट्स। Okay, और इसके कारण हमारा आज तक फोकस है, आज तक ये 27-28 सालों में एक भी सिंगल पैसा हमारा आज के तारीख में गया bad नहीं है, tips बैड नहीं हुआ. डेट। तो वी और आर वेरी सिलेक्टिव ऑन प्रोजेक्ट्स। अगर हमको पैसा नहीं मिल रहा होगा तो विल प्रोजेक्ट हम जाने देते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्प्लिट हम सोच सकते हैं डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट में सर, परसेंटेज वाइज इज देयर बॉलपार्क कुछ है यस, दिमाग में? हमारे दिमाग में जो है वो तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि 50-50% स्प्लिट हो। वी आर ओके, वर्किंग ऑन दैट कि ओके, 50% डोमेस्टिक हो, 50% इंटरनेशनल। ओके, और अभी हम 2-3 कंट्री में ही प्रेजेंस है। हमारा प्रेजेंस हम काफ़ी जगह पे हमने टेंडर्स भरे हैं, काफ़ी जगह पे हम L1 आए हैं, टेक्निकल 1 आए हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ हमारी टीम काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नियर फ्यूचर में हम अराउंड 25 कंट्रीज़ में हमारा जो नेटवर्क है उसको एक्सपांड करें। गॉट इट। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम अभी आपके कंपनी के हिसाब से गोइंग टुवर्ड्स योर आईपीओ। सो कमिंग टू दैट सर, लाइक what led to the decision to go public, as in this is the decision which is very important for a company, तो क्या decision factors थे? इस डिसीजन फैक्टर्स तो मल्टीपल हैं, जिसमें आप बोलेंगे कि पब्लिक जाने से सबसे पहले तो आप काफ़ी सारी सिस्टम आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है, उसके बगैर आप जाते नहीं। तो एक वो है कि आप सिस्टम को अच्छा करो, करेक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद में आपको एक अगर आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। करेक्ट, दैट ब्रिंग्स अनदर कंफर्ट ज़ोन फॉर अ क्लाइंट टू फेयर एनफ, एंटर एंटर विथ enter एग्रीमेंट विथ business अस। with you. तो एक फैक्टर है, और डेफिनिटली फंड रेजिंग इज़ द मोटो बिहाइंड दैट, जिसमें से हम हमारी कंपनी को और नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके जाएँ। और फंड रेजिंग करके हम अभी हमारे पास में खुद आपको एम्प्लॉइज़ के लिए भी एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम देना है। उनकी सारी उनको भी हम इंटरनेशनल क्वालिटी की फैसिलिटीज़ दें, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ को भी बहुत अच्छा लगे कि ऐसा एनवायरनमेंट दें कि उनको लगे कि नहीं, वी आर रियली ऑपरेटिंग लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टारगेट। सो कैसा है कि आपके, मैंने जैसे पहले भी बताया कि असेट जो है आपके एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको अगर चला के चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनिटली ग्रोथ है। तो ये मोटिवेशन था, जिसमें से ट्रांसपेरेंसी है, देन आपका मार्केट विजिबिलिटी है और बिज़नेस ग्रोथ है। दीज़ आर द 3-4 फैक्टर्स व्हिच ड्राइव्स इनटू द मार्केट। And what are the key objects of your IPO, as in वो फंड रेज का क्या bifurcation है? वी आर रेजिंग अराउंड 93.2 3 करोड़ रुपीज़, जिसमें से 34 करोड़ हम लैंड एंड बिल्डिंग पे दे रहे हैं, जो कि नागपुर में मिहान सेज है। वहाँ हम वी आर गोइंग टू बिल्ड फैसिलिटी डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे होगा, जैसा मैंने बताया कि विल बी बिल्डिंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हम्म, फॉर आवर एम्प्लॉइज। देन सिंस दिस एरा इज आपका एआई का एरा है, एआईएमएल का, तो उसको एआई को अगर आपको रन करना है, कुछ ये करना है, तो आपको जीपीयू लगता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हम जिसको बोलेंगे। जैसा आपने पीसी में सीपीयू होता है, वैसा करेक्ट, जीपीयू होता है। जीपीओ, तो जीपीयू पे सारे जो एलएलएम्स है, एलएलएम्स के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है और बाकी मॉडल्स है, वो जीपीयू पे ही रन होते हैं। करेक्ट, तो आपको अगर एआई की अच्छी सर्विसेज लोगों को देना है तो एआई का लिए आपको जीपीयू लेना पड़ेगा। तो हमने वो जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए 5 करोड़ रुपए का इसमें से प्रोविजन किया है। देन आपको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव करना है, ऑलवेज करना है, नए जनरेशन्स के सॉफ्टवेयर लाने हैं, तो उसके लिए हमने 18.9 करोड़ रुपीस प्रोडक्ट एनहांसमेंट और उसमें से ही फीचर्स एनहांसमेंट के लिए हमने रिजर्व किए, जो कि आपके प्रोडक्ट की और क्वालिटी बढ़ाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि 25 से 30 कंट्रीज में जाए तो हमको वहाँ का भी कस्टमाइजेशंस देखना करेक्ट पड़ेगा, लगेगा, वहाँ का लोकल इकोसिस्टम देखना पड़ेगा, मल्टी लैंग्वेज करना पड़ेगा, मल्टी करेंसी करना पड़ेगा। और ऑलरेडी वी हैव मल्टी करेंसी एंड ऑल दिस थिंग, बट हर कंट्री के एक आपके एक फीचर्स ऐड होते रहते हैं।
तो वो एक है, एंड देन डेफिनेटली ग्रो करना है तो आपको मार्केटिंग और सेल्स पे खर्चा करना पड़ेगा, तो 14 करोड़ वी हैव रिजर्व फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। ओके, बाकी का तो कॉर्पोरेट गॉट गवर्नमेंट इट, ये है आपका। गॉट इट। सर, एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में तो हमने बात किया थोड़ा, अफ्रीका और मिहान एसईजेड में भी यू ऑल आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट के ड्यू टू दिस वी कैन गेट अ लॉट ऑफ मोर बिजनेस? आपने बोला कि 50-50% जाना तो ज़रूर है, बट मेन अपना क्या फोकस रहेगा? एज़ इन इट्स ओनली अफ्रीका या फिर दूसरे दूसरी जगह में भी जाना चाहेंगे? और हाँ, मिहान एसईजेड में के बारे में भी अगर इफ यू कैन गिव यस। सर्टेन। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक्सपेंशन में हम वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन अफ्रीका, तो हम जितने डेवलपिंग नेशंस हैं, हुँ, वो सारे डेवलपिंग नेशंस में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। हुँ, तो हम सारे डेवलपिंग नेशंस में, इसमें अफ्रीका आ गया, डेफिनेटली अफ्रीका इज़ अ मेजर कॉन्टिनेंट जहाँ अराउंड 54 कंट्रीज़ है। इसके अलावा ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो हुँ, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे हम जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अ सैचुरेटेड मार्केट जैसा यूएस, यूके सैचुरेटेड मार्केट है, वी आर नॉट टारगेटिंग ऑन दैट मार्केट। तो डेवलपिंग मार्केट जो है उस पे हम टारगेट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड हम वी आर फोकसिंग ऑन दैट। बट अफ्रीका इज़ आज की तारीख में अफ्रीका बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ हम 90s में हम था, इंडिया जैसा था, मनमोहन सिंह जी आए थे हुँ, और हमने लिबरलाइज़ेशन शुरू किया था, वैसा उस अफ्रीका अभी टाइप का अफ्रीका आज है। अभी है। तो वहाँ पे इमेंस अपॉर्च्युनिटीज़ है, और हम यहाँ से ब्रांड इंडिया इज़ वेरी गुड इन टू अफ्रीका। तो हम वहाँ पे कंट्री की सेंट्रलाइज़्ड बैंक के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो कई जगह पे तो हम एक कंट्री को एंटायर सॉल्यूशन देने की बात चल रही है। हमारा पीओसी चल रहा है 2-3 कंट्रीज़ में, जहाँ हम पूरा इकोसिस्टम उनको देने की बात कर रहे हैं। So definitely Africa will be a focus area, but other than Africa, we are trying to all फेयर developing इनफ, nations डेवलपिंग। where our product can be easily pitched. एंड मिहान एसईजेड में व्हाट इंफ्रा यू आर बिल्डिंग? We are building a office building at Mihan. तो मिहान एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, करेक्ट। जहाँ बट अभी वहाँ पे कोई ऐसी आपकी टैक्स बेनिफिट रहा नहीं है। अभी सिर्फ आपको एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट्स है। आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और आपको अलग-अलग अथॉरिटी के पास जाना नहीं पड़ता। मिहान इटसेल्फ इज़ अ डेवलपमेंट हुँ, अथॉरिटी, तो उसके पास जाके आप सारे काम कर सकते हो, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम वहाँ से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके। और नागपुर को एकदम लग के है, मतलब हुँ, विदिन हुँ, द सिटी है, वहाँ ओके। पे लैंड आपको सस्ते में है, और एसईजेड हैज़ ऑल द ऐसे बेनिफिट हाँ, तो ऑल डेफिनिटली। द बेनिफिट्स है। ओके, गॉट इट। और आपने जैसे बोला मार्जिन्स तो अच्छे ही रहते हैं एक्सपोर्ट में, बट एज़ अ कंपनी मेरे को समझना था कि विल वी लाइक ये मार्जिन्स विल वी मेंटेन दिस मार्जिन्स और विथ वॉल्यूम these margins can come down? No, we'll definitely sustain these margins because we are mixing export along with the domestic sale as well. So we are saying that ki around 25% will be the नेट मार्जिन्स, net margin, bottom line will be around ओके, we'll maintain 25%. that. Yes, we will definitely maintain. We are always trying to maintain that as well. Impressive. ठीक है। And sir, we've spoken a lot of good points about the company for sure, but I was reading your DRHP. So udhar there was a point about the contingent liability, which is towards income tax payments, which is around to the tune of I think 36 crores ka I think we have. So what is that exactly if you could give a flavor? हाँ, a very good question. So that 36 crore liability is from the income tax, and it's a old case. We are uh, taking up this matter with the government from so many years. Now, recently, we have got the order from the government that that liability has been squashed, and we got the order from the government, and that liability is now set aside. So we Okay, own that case okay, with no liability. fair enough. So Uh, that that contingent liability contingent is liability gone. is not there. Okay, We have mentioned this fact into RHP as well. okay, got it, got it. So industry or competition के बारे में just wanted to understand that where do you see the BFSI landscape in India right now, and who are the competitors that you are currently like competing with in your particular domain? The competition is always there. All right. Hmm. When competition is there, only then and then only you can have a quality product and quality service. So and India में ऐसा कोई sector नहीं है जहाँ competition नहीं नहीं है. है. So definitely we have a competition from the domestic player as well as international player. जब हम international में जाते हैं तो हमको
बड़े लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, जैसा आपका ओरेकल फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, टेमोनोस आ जाता है, उनके साथ हम कॉम्पीट करते हैं, तो वहाँ हमें एडवांटेज मिलता है हमारे कॉस्ट का। करेक्ट। तो हम उनके कंपैरिजन में 40-50% में ही काम कर लेते हैं, क्योंकि दे आर उनके ओवरहेड्स भी बहुत ज़्यादा है। उनके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है, हम छोटी कंपनी है, हमारे ओवरहेड्स कम है। देन बड़ी कंपनियों का क्या होता है कि वो खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, वो किसी को लाइसेंस दे देते हैं और लाइसेंस ही एक अलग कंपनी उनका इम्प्लीमेंटेशन करती है। उसमें डिलेज़ भी बहुत सारे होते हैं। तो हम प्रोडक्ट हम सेल भी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी खुद ही करते हैं। तो उसके कारण हमारा जो कस्टमर को ऑनबोर्डिंग का टाइम है वो बहुत कम है। लीड टाइम कम हाँ, हो लीड टाइम कम है, 3 से 6 महीने के अंदर हम कंफर्टेबली उनको हमारे सिस्टम पे माइग्रेट करके लेके आ करेक्ट। जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज़ देयर, यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे कॉम्पिटिशन है, इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन है, बट वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, करेक्ट। दैट विल बी द और अपना प्रेजेंस पैन इंडिया में, सपोज वी आर आई थिंक इन 15 states यस, and Maharashtra being the dominant one. So how do you foresee के how do we get more into pan India from here? यस। तो आज हमारा डेफ़िनेटली महाराष्ट्र में ज़्यादा फ़ोकस है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि बिज़नेस भी हमने महाराष्ट्र से शुरू किया था। और अगर आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव लैंडस्केप जो है इंडिया का, तो उसमें से 33% जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो महाराष्ट्र में ही है। बचा हुआ 66% अलग-अलग स्टेट्स में है। ओके। तो उसके कारण आपको कंसंट्रेशन दिखेगा। महाराष्ट्र के बाद में कोऑपरेटिव में आपको गुजरात दिखेगा, देन कर्नाटक दिखेगा, देन यूपी दिखेगा। तो कोऑपरेटिव में डेफिनेटली कंसंट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र में है, बट वी आर आल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड आवर बिजनेस इनटू गवर्नमेंट एक्टिविटीज आल्सो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साइबर सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली दैट विल बैलेंस द यू कैन से सेल इन अदर स्टेट्स एज वेल। Fair enough. तो हमारा टारगेट है कि हम 20 से 25 स्टेट्स में और अभी जाए, 15 से हम और और 10 10 स्टेट्स उसमें states में ऐड add करें। हो। और वी आर आवर टीम इज डिस्कसिंग विद वेरियस स्टेट स्टेक होल्डर्स, तो So काफी सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम डिस्कस कर ही रहे हैं। basically 33% of the cooperative banks of India are in Maharashtra. यस, So definitely we cater to cooperative banks. यस, So वो client वो होना ही है कि वो होना ही, वो महाराष्ट्र में दिखेगा ही presence है। आपको, Fair दिखेगा enough. ही। Fair enough. Got it. Sir, last few like question from my side के what is the vision for Virtual Galaxy and where do you see Virtual Galaxy from like 5 years down the line? विजन इज वेरी सिंपल, वी वांट टू बी a leading company into BFSI segment and software product segment, जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट इज ऑलवेज देयर एंड क्वालिटी सर्विस विद दैट। तो ये विजन बहुत बड़ा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट 5 इयर्स हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो 5x हो जाए कम से कम, ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं। Wow. तो यही है। Great, great. Thank you, sir, and all the best for your IPO. We'll be looking forward for this particular IPO. थैंक यू वेरी मच, Thank you. थैंक्स। Hope you all had an interesting session. Hope you all understood the entire business model of Virtual Galaxy. This is an interesting IPO which is going to debut in this particular month itself. And we are trying to bring more such companies like this, more such promoters. Hope you all like the video. Please like, share, subscribe to Sovereign, and we'll bring in such new podcasts, new promoters, and new business models. Thank you, everyone.